नमस्कार, मैं हूं हिमांक पाठक और आप देख रहे हैं द छपास। छछूंदर के सिर पे न भाई चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। यह लाइन एक गाने की है। यह गाना 90 के दशक में आई फिल्म दूल्हे राजा का है। गाना हिट हुआ और गाने की इस लाइन ने हिंदुस्तान में तंज का एक रूप ले लिया। आज हम बात करेंगे राजा भोज की नगरी भोजपाल यानी भोपाल की। अब राजा भोज का नाम भले ही सबने ना सुना हो, लेकिन यह लाइन राजा भोज के एक महान राजा होने की तरफ इशारा जरूर करती है। इस लाइन के पीछे भी एक कहानी है। इस कहानी की बात करेंगे हम आगे। पहले जान लेते हैं राजा भोज को। कौन थे राजा भोज? हम आज साल 2020 में 1000 साल के लंबे अंतराल के इस छोर पर खड़े हैं। 11वीं सदी में हिंदुस्तान में अरबी आक्रमणों का दौर शुरू हो गया था। इससे पहले भी हिंदुस्तान अरबी आक्रमणों का दंश झेल चुका था। इसी समय मध्य प्रदेश में एक राज्य था जिसका नाम था धार। धार जो आज प्रदेश में एक जिला है, कभी पूरी सल्तनत हुआ करता था। धार राज्य पर 11वीं सदी में परमार वंश का शासन हुआ करता था। इसमें एक राजा हुए भोज। राजा भोज एक प्रतापी राजा थे। इतिहास की किताबों में उनकी वीरता के कई किस्से दर्ज हैं। वीर होने के साथ राजा भोज को शास्त्रों का महान ज्ञाता भी माना जाता है। बताते हैं कि भोज को वास्तुशास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद और धर्म वेदों का प्रचुर ज्ञान था। उन्होंने इन विषयों पर कई किताबें और ग्रंथ भी लिखे हैं। राजा भोज ने अपने शासनकाल के दौरान कई मंदिरों और इमारतों का निर्माण करवाया। राजा भोज के रणचातुर्य के किस्से भी जनता में खूब प्रचलित रहे हैं। अब हम बात करते हैं गंगू तेली की। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गंगू और तेली दो लोग थे जो कि दक्षिण भारत के राजा थे। गंगू का पूरा नाम कलचुरी नरेश गांगेय था, जबकि तेली का पूरा नाम चालुक्य नरेश तैलंग था। ये दोनों अपने आप को काफी बहादुर और बुद्धिमान समझते थे। इन दोनों राजाओं ने राजा भोज को नीचा दिखाने की मंशा और बौद्धिक चुनौती देने के लिए राजा भोज के राज्य पर आक्रमण कर दिया। इन दोनों राजाओं के पास एक विशाल सेना थी। वहीं राजा भोज एक छोटे से राज्य के राजा थे और सेना कम थी। लेकिन राजा भोज ने अपने सूझबूझ भरे रण कौशल से सेना की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ दोनों राजाओं को धूल चटा दी थी। इस युद्ध की चर्चाएं सभी जगह फैलने लगीं। तभी से यह कहावत बन गई। तत्कालीन लोग इसे कहते थे, कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगेय तैलंग। लेकिन बाद में नाम बिगड़ते बिगड़ते कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली चलन बन गया। अब हम अक्सर ही तंज कसने वालों के मुंह से यह कहावत सुनते रहते हैं। सन 1010 से लेकर 1050 के बीच शासन कर चुके राजा भोज ने भोपाल का निर्माण कराया था। आज का जो भोपाल शहर हम देखते हैं वह कभी राजा भोज की कल्पना हुआ करता था। धार के राजा भोज ने भोपाल को 650 मीटर की ऊंची 4 दीवारियों में संजोया था। राजा भोज ने पहाड़ी क्षेत्र में चारों तरफ पानी और घने जंगलों से घिरे शहर का सपना देखा था। आज का जो जुमेराती गेट, पीर गेट, इब्राहिमपुरा, इतवारा है वह कभी भोज की नगरी के नक्शे पर बनाया गया था। यह शहर 12 दरवाजों के साथ एक चौकोर 4 दीवारी से घिरा हुआ था। शहर के बीचों बीच एक विशाल चौराहा बनाया गया था। उस चौराहे का नाम आज चौक बाजार है। राजा भोज को वास्तुशास्त्र और सिटी प्लानिंग की भी गहरी समझ थी। उन्होंने 650 मीटर लंबाई की चारों दीवारों के भीतर 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती सड़कों का जाल बिछाया था। इनके बीच अलग अलग इस्तेमाल के लिए बसाहटें तय हुई थीं। अधिकारी, कर्मचारी, कारोबारी, कारीगर, पुरोहित और सेना के ठिकाने कहाँ होंगे यह तय था। किसी आपात स्थिति में अगर शहर को खाली करना पड़े तो हर ब्लॉक से बाहर जाने के लिए 2 दिशाओं में दरवाजे थे। उस दौर में भी राजा भोज ने शहर को सुव्यवस्थित तरीके से बसाया था। राजा भोज ने अपने रण कौशल और दार्शनिक सोच से परमार वंश की जड़ों को खूब गहरा किया। राजा भोज के बाद भी 250 सालों तक परमार वंश का सितारा बुलंद रहा। इसके बाद अरबों के आक्रमण का दौर हिंदुस्तान में तेज हो गया। दिल्ली में अरबों ने अपने शासन की नींव रख दी और हिंदुस्तान अरबों से निपटने में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे मालवा का शहर भोपाल अपनी गति से विकसित होता रहा। 14वीं सदी में मुस्लिम शासक दिलावर खान ने मालवा को जीत लिया और अपनी राजधानी धार को बनाया। इसी सदी में आदिवासी प्रजाति गोंड के एक प्रतापी राजा हुए। उन्होंने गोंड राज्य की स्थापना की। इसके बाद यहाँ कई हिंदू शासकों ने राज्य किया। इस राज्य में 750 गांव हुआ करते थे। भोपाल इन गांवों में से एक था। सदियां बीतती रहीं और गोंड जो आज एक आदिवासी प्रजाति है वह कभी इस राज्य के राजा हुआ करते थे। हिंदुस्तान 17वीं सदी में प्रवेश कर चुका था। गोंड वंश का आखिरी शासक था निजाम शाह। निजाम शाह की धोखे से जहर पिलाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद निजाम की पत्नी और उसका नाबालिग बेटा असहाय हो गए। इसी दौरान निजाम शाह की पत्नी कमलावती और बेटा नवल शाह ने एक अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल हुकूमतों की जड़ें हिलने लगी थीं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर कई भाड़े के सैनिकों ने अपनी हुकूमतें कायम कर ली थीं।
इनमें से ही एक अफगान सरदार था दोस्त मोहम्मद खान। वह तिराह का रहने वाला था। तिराह अब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में है। दोस्त मोहम्मद ने मालवा के कई छोटे राजाओं के यहाँ भाड़े के सैनिक के रूप में काम किया था। रानी कमलावती ने उससे मदद मांगी। दोस्त मोहम्मद ने रानी को मदद का भरोसा दिया और राज्य में अपने राजा बनाने के बीज लगाने लगा। इसके बदले रानी ने दोस्त मोहम्मद खान को अपने राज्य से कुछ गांव दे दिए। खान ने अपने राजनीतिक दांव खेले और कई छोटे पदाधिकारियों को अपने साथ मिला लिया। रानी कमलावती की मौत के बाद दोस्त मोहम्मद खान ने रानी के बेटे नवल शाह की हत्या कर दी और राजा बन गया। बताया जाता है कि राजपूतों और मोहम्मद खान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में इतना खून बहा था कि नदियों के पानी का रंग खून में बदल गया था। इस खूनी संग्राम में जो खून बहा वह एक नदी में जाकर मिला। इस नदी को हलाली नदी का नाम दिया गया। इसी नदी पर बना डैम भोपाल से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसे हलाली डैम कहा जाता है। यहाँ लोग खूब सैर करने जाते हैं। इस युद्ध में जीत के बाद भी हार की कगार पर पहुंचे मोहम्मद खान ने अपनी राजधानी इस्लाम नगर में बनाई। इस्लाम नगर भोपाल के पास ही एक गांव है जहां आज भी खान के बनवाए हुए महल अपने 350 साल का इतिहास बोलते दिखते हैं। जीत के बाद भी हार के मुहाने पर खड़े मोहम्मद खान ने युद्ध से एक सबक लिया और अपने शासन के दौरान भोपाल को मालवा क्षेत्र से अलग कर लिया। खान की 1726 में 66 साल की उम्र में मौत हो गई। दोस्त मोहम्मद खान ने पहली बार 1722 में भोपाल को राजधानी बनाने की इच्छा जताई थी। हालांकि दोस्त मोहम्मद खान के बेटे यार मोहम्मद खान ने अपनी राजधानी इस्लाम नगर ही रखी। दोस्त मोहम्मद खान के वंशजों ने 1947 तक भोपाल की रियासत पर राज किया। मशहूर फिल्म अभिनेता सैफ अली खान दोस्त मोहम्मद अली के ही वंशज हैं। 17वीं सदी में मराठाओं ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का झंडा उठा रखा था। 1737 में मराठाओं ने यार मोहम्मद के राज्य पर आक्रमण किया। मराठाओं की केसरिया तलवारों के आगे यार मोहम्मद के हौसले कांप गए। यार मोहम्मद ने मराठाओं के आगे घुटने टेके और दोस्ती का प्रस्ताव रखा। मराठाओं ने कुछ रकम हर साल तय की और यार मोहम्मद को बख्श दिया। इसके बाद यार मोहम्मद ने 15 सालों तक शासन किया और 1742 में उसकी मौत हो गई। इस्लाम नगर में आज भी उनका मकबरा मौजूद है। यार मोहम्मद खान के बाद गद्दी पर उनके बड़े बेटे फैज़ मोहम्मद खान बैठे। वहीं यार मोहम्मद खान के भाई सुल्तान ने खुद को रियासत का सुल्तान घोषित कर दिया। दोनों चचा भतीजे के बीच राज्य को लेकर तकरार हो गई। सुल्तान मोहम्मद ने फतेहगढ़ पर आक्रमण कर किले पर कब्जा जमा दिया। वहीं फैज़ मोहम्मद ने रायसेन के किले पर आक्रमण किया और जीत हासिल की। सुल्तान मोहम्मद खान ने अपने भतीजे को हराकर राजा बनने के लिए पेशवा से संपर्क किया। उस दौर में मराठा तलवारों की खनक पूरे देश में सुनाई दे रही थी। बड़े बड़े राज्य के राजा मराठाओं के सामने कांपने लगते थे। मराठा आक्रमण की खबर सुनकर फैज़ मोहम्मद के राज्य की जड़ें भी कांप गईं। आक्रमण को टालने के लिए फैज़ ने मराठाओं से एक और संधि की और अपने राज्य का कुछ हिस्सा उन्हें सौंप दिया। इसमें विज, आष्टा, दोराहा, इच्छावर, भिलसा, सुजालपुर और सीहोर जैसे गांव शामिल थे। फैज़ मोहम्मद खान की 1717 में मृत्यु हो गई। फैज़ की कोई संतान नहीं होने की वजह से हयात मोहम्मद खान ने सुल्तान का ताज पहना। हयात की मदद यार मोहम्मद खान की विधवा ममूला ने भी की। वहीं फैज़ मोहम्मद की विधवा बेगम सल्तनत पर कब्जा जमाने के दांव पेच खेलती रहीं। यह सुल्तान परिवार आपसी झगड़ों में और सत्ता पद को हथियाने की जुगत लगाता रहा। वहीं हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। शुरुआती व्यापार के बाद कंपनी ने देश की सल्तनतों के राजकाज में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया। 17वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भोपाल की तरफ आक्रमण करने के लिए अपनी सेना बढ़ा दी। इस आक्रमण के डर से हयात खान ने ब्रिटिशर्स के साथ दोस्ताना संबंध बनाए और कंपनी के खिलाफ किसी भी कदम का समर्थन न करने का भरोसा दिया। इसी सल्तनत में 1816 में एक नवाब हुए नज़र मोहम्मद खान। नज़र मोहम्मद खान ने 1818 में कुदासिया बेगम से निकाह किया। कुदासिया बेगम को गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। नज़र मोहम्मद ने ब्रिटिश सरकार के साथ एक समझौता किया। इस समझौते में तय हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भोपाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी और भोपाल के दुश्मनों से निपटेगी। नज़र मोहम्मद ने ब्रिटिशर्स के साथ दोस्ताना संबंध बना लिए थे। निकाह के बाद ही 1819 में नज़र मोहम्मद की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जाता है कि वह बंदूक साफ कर रहे थे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनकी हत्या की गई थी। नज़र मोहम्मद के बाद कुदासिया बेगम ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में संभाली और नींव रखी एक महिला प्रधान साम्राज्य की। भोपाल के इतिहास में 107 साल वो थे जब यहाँ बेगमों ने शासन किया। इन सालों में रियासत को लगातार 4 बेगमें मिली जिन्होंने अपनी
वास्तुकला से न केवल शहर को संवारा बल्कि अपनी बुद्धि के बल पर रियासत की रक्षा भी की। कुदासिया बेगम पहली महिला शासक के तौर पर सामने आई। वे स्वभाव से बेहद शांत थीं और यही कारण रहा कि भोपाल की सीमाएं भी शांत बनी रहीं। न कोई दुश्मन आया और न ही कोई बाहर गया। उनका वास्तुकला के प्रति प्रेम इतना था कि उन्होंने अपने शासन काल में कई नायाब इमारतों का निर्माण करवाया। 1820 में उन्होंने गौहर महल बनवाया, जहां से भोपाल की खूबसूरत झील का नज़ारा साफ दिखाई देता था। यह महल भोपाल रियासत का पहला महल कहलाया। उन्होंने भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला का समावेश किया। कहा जाता है कि कुदैसिया के शासनकाल में कभी भी दोनों धर्मों के बीच कोई मतभेद नहीं हुए, बल्कि खान पान से लेकर पहनावे और जीवन के अन्य पहलुओं को समझने में दोनों समुदायों के लोगों ने एक साथ काम किया। यह महल भोपाल रियासत का पहला महल है। इसके पीछे की तरफ कभी एक गुफा भी थी जो 45 किलोमीटर दूर रायसेन के किले में जाकर मिलती थी। कहा जाता है कि इसी खुफिया रास्ते से कुदासिया बेगम किले के अंदर प्रवेश करती थी। वहीं जानकारों के अनुसार कुदैसिया बेगम का कमरा इतना खास था कि नक्काशी के साथ साथ इसकी दीवारों पर एक चमकीला पदार्थ भी लगाया गया था। बेगम अक्सर लाइट्स बंद करके कमरे में मोमबत्तियां जलवाती थीं। मोमबत्ती की रोशनी और अभ्रक की वजह से यह कमरा अंधेरे में भी चमक उठता था। जिसे अब भोपाल में इकबाल मैदान के नाम से जाना जाता है, वह मैदान शौकत महल, मोती महल और गौहर महल का आंगन हुआ करता था। इसका उपयोग नवाब खानदान की महिलाएं सैर के लिए करती थीं। महिलाएं सुबह शाम यहाँ इकट्ठे होकर बातचीत करती थीं और घूमती थीं। गौहर बेगम की एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया सिकंदर बेगम। सिकंदर बेगम को बचपन से ही युद्ध कला की शिक्षा दी गई। सिकंदर बेगम एक बहादुर महिला थीं। अपने 21 साल के कार्यकाल में सिकंदर जहां ने मां की वास्तुकला को विस्तार दिया। वैसे सिकंदर बेगम को एक और वजह से जाना जाता है। दरअसल उस दौर में पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ हो रहा था। वहीं सिकंदर जहां ने अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया। यही वजह रही कि उनके और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बीच मतभेद बने रहे। सिकंदर जहां बेगम को जामा मस्जिद को फिर से खुलवाने का श्रेय भी दिया जाता है। दरअसल 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली की जामा मस्जिद बंद कर दी थी। ऐसे में केवल सिकंदर जहां ही थी जिन्होंने अंग्रेजों को दोबारा मस्जिद खोलने पर राजी किया और खुद सबसे पहले मस्जिद के आंगन की सफाई भी की। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भोपाल सहित कई रियासतों पर दोहरे नियंत्रण की प्रणाली लागू कर दी थी। इस तरह सिकंदर जहां के अलावा उनके मामा फौजदार मोहम्मद खान भी सियासी मामलों में दखल देने लगे थे। तब सिकंदर बेगम ने भारत के गवर्नर जनरल को चिट्ठी लिखकर कहा कि जनता अपनी समस्याओं के लिए मेरे दरवाजे आती है, पर आपकी थोपी गई व्यवस्था ने शासन को मुश्किल में डाल दिया है। इसके बाद सबसे पहले भोपाल से ही दोहरे नियंत्रण की प्रणाली खत्म हुई और 1868 तक भोपाल रियासत पर केवल सिकंदर जहां का शासन कायम रहा। साल 1837 में नवाब जहांगीर मोहम्मद खान ने नई कॉलोनी का निर्माण किया जिसका नाम आज जहांगीराबाद है। साल 1861 में भोपाल की बागडोर सिकंदर जहां की बेटी शाहजहां बेगम ने संभाली। शाहजहां ने अपने पूर्वजों के द्वारा शुरू की गई इमारतों के निर्माण को आगे बढ़ाया। शाहजहां बेगम ने भोपाल में ताजुल मस्जिद का निर्माण शुरू कराया। उस दौर के मशहूर आर्किटेक्चरों से इसका नक्शा तैयार करवाया गया था। सफ़ेद संगमरमर की 3 बुलंद गुंबदों और 2 आसमान छूती गुलाबी मीनारें इसकी खासियत हैं। सैकड़ों लोगों को एक साथ इमाम की आवाज़ सुनाई दे, इसके लिए इसमें आवाज़ गूंजने के सिस्टम को ऐसे बनाया है जिसमें आखिरी आदमी को भी आवाज़ साफ सुनाई दे सके। इस तकनीकी को समझने आज भी यहाँ आर्किटेक्चर और इतिहास के कई विद्यार्थी आते हैं। इसके उत्तरी हिस्से में पर्दे के खास इंतज़ाम के साथ जनाना नमाजगाह भी बनी है। उस दौर में यहाँ औरतें भी नमाज अदा करती थीं। इसके साथ शाहजहां बेगम ने कई काम किए। मोहल्ला क्लिनिक जो आज के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश की राजधानी में शुरू किया है, वह कभी 200 साल पहले शाहजहां बेगम ने भोपाल में शुरू कराया था। शाहजहां बेगम ने इंग्लैंड के वोकिंग शहर में भी एक मस्जिद बनवाई थी। यह इंग्लैंड में बनने वाली पहली मस्जिद थी। बेगम के सम्मान में उस मस्जिद का नाम शाहजहां मस्जिद रखा गया। शहर का चहल पहल वाला मोहल्ला शाहजहानाबाद कभी बेगम की कल्पनाओं में शामिल था। शाहजहानाबाद बेगम ने ही इसे बनवाया था और अपने नाम पर शाहजहानाबाद इसका नाम रखा था। शाहजहां बेगम ने भोपाल के विकास में काफ़ी काम किया। होशंगाबाद से भोपाल रेलवे लाइन बनाने के लिए काम शुरू करवाया और भोपाल उज्जैन के बीच भी रेलवे लाइन शुरू करवाई। शाहजहां एक पढ़ी लिखी बेगम थी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी उर्दू में लिखी। उन्हें अपने कड़े फैसलों के लिए भी जाना जाता था। 2 बार महामारी फैलने के बाद भी बेगम ने भोपाल की जनगणना करवाई थी। साल 1901 में बेगम शाहजहां गाल के कैंसर के चपेट में आ गईं और उनका इंतकाल हो गया। शाहजहां बेगम के बाद उनकी बेटी नवाब सुल्तान जहां बेगम ने गद्दी संभाली। सुल्तान जहां बेगम भी एक कुशल शासिका थीं। उन्होंने अपनी मां के काम को आगे बढ़ाया।
बेगम सुल्तान दूरदर्शी सोच की थीं। उन्होंने यह समझ लिया था कि विकास का द्वार शिक्षा से ही खुलेगा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। सन 1920 में उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनाया गया। वह इस विश्वविद्यालय की इकलौती महिला वाइस चांसलर हैं। साल 1926 में बेगम का इंतकाल हो गया। इस दौर में पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजी हुकूमत का विरोध कर रहा था। महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह सहित देश के कई महान लोग अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने में जुटे थे। 1926 में बेगम नवाब सुल्तान के बेटे हमीदुल्लाह ने भोपाल का ताज संभाला। हमीदुल्लाह आधुनिक विचारों के व्यक्ति थे और वह भोपाल की रियासत के अंतिम नवाब रहे। उन्होंने मस्जिदों के निर्माण में कोई रुचि नहीं दिखाई। बेगम शाहजहां के द्वारा शुरू की गई ताजुल मस्जिद पैसों के अभाव में लंबे समय तक अधूरी पड़ी रही और कुवैत के अमीरों की आर्थिक मदद से 98 साल बाद 1985 में बनकर तैयार हुई। हमीदुल्लाह के राज में भोपाल अपनी गति से विकसित होता रहा और हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष से जूझता रहा। लंबे संघर्ष के बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिली और भोपाल रियासत का विलय हिंदुस्तान में हो गया। साल 1956 में मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। ये कहानी थी मध्य प्रदेश के इतिहास की। अब हम बात करते हैं आज के भोपाल की। आज का भोपाल अपने पुराने भोपाल से कई गुना बड़ा हो गया है। यहाँ पास के गांव से आने वाले लोग भोपाल के कई क्षेत्रों में बस गए हैं। दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों का मन यहाँ की सुंदरता में उलझ कर रह जाता है। वीआईपी सड़क से यहाँ की लेक का नज़ारा मनमोहक लगता है। पहाड़ियों पर बसा यह झीलों का शहर अपने आप में खूबसूरत दुनिया है। यह शहर पानी से लेकर पहाड़ी तक सारे एडवेंचर संजोए हुए है। शहर को 2 झीलों ने भोपाल की सुंदरता को ताज़ा रखा हुआ है। यहाँ बड़ी लेक पर रोजाना सैकड़ों लोग बोट में झील की सैर करते हैं। झील की सैर करने से पहले लोग वन विहार का भ्रमण भी करते हैं। झील के ही किनारे बसा वन विहार काफ़ी मनमोहक है। वहीं झील के पास ही जनजाति संग्रहालय है, जहाँ आदिवासियों की सभ्यता की झलक के दर्शन होते हैं। शहर में एक मनुआ भावन टेकरी है जो शहर के पास ही एक पहाड़ी पर है। यहाँ से भोपाल का नज़ारा देखने लायक होता है। यहाँ पर लोग सनराइज और सनसेट देखना पसंद करते हैं। भोपाल के पुराने शहर में आज भी ऐतिहासिक इमारतों की झलक साफ दिख जाती है। यहाँ पुराने समय के बने कई गेट और इमारतें आज भी उसी स्थिति में अपना इतिहास बयान करते हैं।